अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं MCM 520 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ के जाने हैं, जिससे रिलेटेड हमारे पास MCQs आते हैं और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6 से, मीडिया एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। सो आपने वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी टर्मिनोलॉजीज लिखनी होती हैं, यूज करने होते हैं वर्ड्स, ठीक है। वोकैबुलरी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट आप अपने नॉर्मल इंग्लिश में लिख कर आएंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो आपने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने होते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा सकें। तो आपने क्या लिखना है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मास मीडिया बेसिकली क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन देना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये होता है हमारे पास कि इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियंस को, ठीक है। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन समझाती जा रही हूँ। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, हेल्प करेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज द मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग सोसाइटी। बहुत मेन क्वेश्चन है ये, हमारे पास लॉन्ग में भी आता देखा गया है पास पेपर्स में। उसके अलावा डिफरेंट कोर्स के मैंने पास पेपर्स आपके साथ शेयर किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास जो वॉच डॉग की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने क्या लिखना है, बेसिकली मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग बाय मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट एक्शंस। मीडिया जो है हमेशा गवर्नमेंट की एक्शंस को देखता है, एक्सपोज करता है करप्शन को, होल्डिंग अथॉरिटीज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इसके फंक्शंस आ गए। उसके अलावा डिफरेंट चीजें करता है, एंटरटेन करता है, पब्लिक को इन्फॉर्म करता है, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस करता है, वो भी इसी चीज में आएंगे। यहाँ पे रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इसको लेंथी नहीं किया, ठीक है। व्हाट रोल डज मीडिया प्ले इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस। अब आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि मीडिया किस तरह से शेप करता है पब्लिक ओपिनियंस को। मीडिया शेप पब्लिक ओपिनियन बाय प्रेजेंटिंग न्यूज को प्रेजेंट करते हुए, इन्फॉर्म करते हुए पब्लिक को, उसके साथ साथ कमेंट्री दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स व्यू एंड परसेप्शन। जरूरी नहीं है कि वो मास लेवल पे जाके या एक ग्रुप की शक्ल में ही लोगों को इन्फ्लुएंस करे, बल्कि इंडिविजुअल्स को भी वो चेक करता है, इम्पैक्ट डालता है उनकी व्यूज पे, परसेप्शंस पे, अलग इश्यूज के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास, हाउ डज द मीडिया कंट्रीब्यूट टू कल्चरल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मीडिया कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल ट्रांसमिशन किस तरह से करता है, क्रिएटिंग द कल्चरल वैल्यूज, सही है, कल्चरल वैल्यूज को हाईलाइट करता है, नॉर्म्स और ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है कि हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हमारे रीजन में पाए जाते हैं, उसको शोकेस करना थ्रू अ वेरियस फॉर्म ऑफ कंटेंट लाइक टीवीज हो गए, फिल्म में हमारे पास म्यूजिक और न्यूज, जो ये मेन हमारे पास बड़े। व्हाट इज द मीडिया लिटरेसी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया लिटरेसी इज एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द मीडिया कंटेंट एंड इट्स इफेक्ट। कि मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया के बारे में जानना, क्या जानना कि उसका कंटेंट किस तरह का है और उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मीडिया जो बताए, जो दिखाए वही सच हो और वो अच्छा ही इम्पैक्ट क्रिएट करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि मीडिया झूठी खबरें फैला रहा होता है जिसका बुरा इफेक्ट भी होता है पब्लिक पे, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मीडिया हाईलाइट करता है तो सोसाइटी में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज भी आता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डिस्कंसर्निंग क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। ये इसका मेजर हमारे पास फंक्शन आ गया। उसके अलावा, व्हाट इम्पैक्ट डज द मीडिया हैव अ पॉलिटिकल सोशलाइजिंग। मीडिया का पॉलिटिक्स में हमारे पास क्या काम आ जाता है कि इम्पैक्ट डालता है पॉलिटिकल सोशलाइजिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या प्रोसेस चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पे, पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, जो कि इंडिविजुअल को एक पॉलिटिकल वोटर की तौर पे भी देखता है, ठीक है। उसके बिलीव्स और बिहेवियर्स को शो करता है। लेसन 7 है, मीडिया एथिक्स। व्हाट इज मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स क्या है, मीडिया एथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स। मीडिया एथिक्स क्या है, ऐसे प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गाइड करते हैं जर्नलिस्ट को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोफेशनल एक्टिविटीज में, ठीक है। कि क्या आप अलाउ है क्या चीज करना और क्या चीज जो है वो आपके बाउंड्री से बाहर है। इस एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में एक्यूरेसी क्यों जरूरी है, इन सवाल है हमारे पास, और जर्नलिज्म से रिलेटेड हमेशा ही आता है क्वेश्चन MCQs, तो आपने इसको सही से समझना है। मैं वही चीजें सिखा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा अगर आपने डिटेल पढ़ना है तो फिर आप नोट्स रीड कर सकते हैं। अभी हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स के लिए। एक्यूरेसी इज एन इम्पोर्टेंट जर्नलिज्म टू इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू द पब्लिक इज ट्रूथफुल, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। आप वर्डिंग देख रहे हैं, आपने
आपने यही वर्डिंग लिखनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक टर्मिनोलॉजी वेकेबुलरी होती है। व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट मीन? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने बहुत दफा टर्म सुनी होगी, ये मीडिया में खासतौर पे ज्यादातर बोली जाती है। जो कि है वो पूछ रहे हैं हमसे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस चीज को कहते हैं जो कि क्वेश्चन को पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कॉम्प्रोमाइज या ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी शो करे। ठीक है, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। शुड जर्नलिस्ट हैंडल द कॉन्फिडेंशियल सोर्स? जर्नलिस्ट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए कॉन्फिडेंशियल सोर्स? कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आप प्रोनाउंसली या हर किसी को नहीं बता सकते अपनी सोर्स। जर्नलिस्ट का मेन काम यही होता है कि अच्छी सही इन्फॉर्मेशन गेन करना और फिर उसको सोर्स को अननेसेसरी डिस्क्लोज ना करना। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जर्नलिस्ट शुड बी परफेक्ट कॉन्फिडेंशियल सोर्स बाय नॉट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटीज अनलेस देयर इज अ कंपाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन द जस्टिफाइड डिस्क्लोजर। अब ये क्या बात हो गई? ये बात ये है, जर्नलिस्ट को हर जगह पे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कोई डकैती हुई या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे हमारे पास कुछ एविडेंस या विक्टिम एविडेंस या प्रूफ के तौर पे सामने आते हैं कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी आइडेंटिटीज जो है वो किसी को पता न लगे कि हमने बयान दिया है किसी के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है फिर आगे जाके उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। सो इस वजह से एज अ जर्नलिस्ट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको रिवील करने के बजाय आप रिवील ना करने से भी आपका काम चल सकता है, तो आप उनके आइडेंटिटीज डिस्क्लोज ना करें, और स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहीं पे शो करानी ही है, क्योंकि अक्सर जगह पे जर्नलिस्ट से आपको सोर्स मांगी जाती है कि आपने कहाँ से लिया या क्या ऑथेंटिसिटी है इस चीज की, तो फिर आप कहीं कहीं आप जो है वो बता सकते हो, बट आपने पब्लिकली उसको नहीं शो करना होता। व्हाट इज द एथिकल डायलेमा ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया? सेंसेशनलिज्म का जो एथिकल डायलेमा है उसको कैसे देखते हैं? द एथिकल डायलेमा ऑफ सेंसेशनलिज्म इन्वॉल्व्स टेंशन। सबसे पहला क्या फैक्टर आ गया? टेंशन बिटवीन द अट्रैक्टिंग ऑडियंस विद द एग्जैजरेटिंग और शॉकिंग कंटेंट। किसी भी न्यूज को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करना सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करने के लिए, या द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड बैलेंस इन्फॉर्मेशन। तो इस चीज को हमें देखना होगा कि कहाँ हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, कंटेंट को शॉकिंग कर रहे हैं जो कि हमारे साथ इफेक्ट भी डाल सकता है। तो हमें इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें बजाय इसके कि फजूल की सनसनी फैलाएं। Why is important for media to respect the privacy? मीडिया की जिम्मेदारी क्यों है कि वो प्राइवेसी का ख्याल करे? Respecting the privacy is important to protect the individual. इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की भी रिवील नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा प्रिवेंट हार्म दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम द अनवांटेड इंट्रूजन बाय मीडिया। ठीक है, अगर आप किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, सो ये आपका अनएथिकल होना कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ मीडिया पर्सन कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखें और उनको किसी भी तरह ना चाहें। ठीक है, लेसन 8 आ गया हमारे पास मीडिया ओनरशिप से रिलेटेड। मीडिया ओनरशिप क्या है? पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मीडिया ओनरशिप रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ऑफ मीडिया बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट्स। अब इसमें हमारे पास तीनों मेन फैक्टर्स हैं। कैसे कि मीडिया ओनरशिप उस चीज को कहा जाता है कि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसकी ओनरशिप उस बंदे के पास होती है। अब वो बंदा एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक कॉर्पोरेशन भी हो सकती है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लेकिन एक से ज्यादा बंदा। ठीक है, या फिर इसमें हमारे पास गवर्नमेंट्स भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PTV को देखें तो वो गवर्नमेंट था, तो ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी, उसकी ओनरशिप किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी। सिमिलरली हम प्राइवेट चैनल्स को देखें तो ये हमारे पास समटाइम्स इंडिविजुअल सामने आते हैं और समटाइम जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या डिफरेंट इंडिविजुअल मिलके एक कंपनी चला रहे होते हैं, उसमें हमारे पास ये डिफरेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। हाउ डज द मीडिया कंसंट्रेशन अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट? किस तरह से कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स को? कंसंट्रेशन कैन लिमिट द डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, लिमिट भी कर सकती है। किस तरह से? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव अवेलेबल टू द पब्लिक। अब मीडिया जरूरी नहीं है कि हर किसी का पब्लिक ओपिनियन शेयर करे और डाइवर्सिटी फैलाने के काम आए। मीडिया के पास एक तरह की ये आप ये कह सकते हैं पावर भी है कि वो इस चीज को लिमिट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मीडिया चाहे कुछ ही प्लान इंडिविजुअल्स को लेके एक सिमिलर सा पर्सपेक्टिव देना चाहे किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मीडिया के ऊपर सिमिलरली कोई 10 बंदे एक ही बात कहेंगे, आके एक ही तरह का इंटरव्यू देंगे, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को अफेक्ट करेगा और पब्लिक को लगेगा कि यही सच है। लेकिन मीडिया के पास ये भी एक पावर
पावर है कि वो डिफरेंट ओपिनियंस ले जो कि लोगों के जेन्युइन है और की डाइवर्सिटी फैलाने के भी काम आए। तो ये दोनों पावर्स मीडिया के पास कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट मीडिया ओनरशिप? अब पब्लिक और प्राइवेट मीडिया ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख के जाइएगा आप लोग एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया ओनरशिप इन्वॉल्व गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड फंडिंग। पब्लिक में क्या होता है हमारे पास कि मीडिया कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, इसकी फंडिंग वहां से हो रही होती है। और जबकि प्राइवेट मीडिया ओनरशिप में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन लीड कर रही होती है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज द मीडिया प्लुरिज्म? मीडिया का जो है वो प्लुरिज्म क्या है? इज द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मीडिया। मीडिया का जो वैरायटी है सोर्सेज की वो मौजूद होना, व्यू पॉइंट होना डिफरेंट, उसके साथ साथ इसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये एक की है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को रन करने के लिए। हाउ डज द क्रॉस मीडिया ओनरशिप इम्पैक्ट द कंपटीशन? किस तरह से क्रॉस मीडिया ओनरशिप इम्पैक्ट करती हैं कंपटीशन को? क्रॉस मीडिया ओनरशिप इस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, कैन रिड्यूस अ कंपटीशन बाय अलाउइंग अ सिंगल एंटिटी टू कंट्रोल द मल्टीमीडिया आउटलेट्स, ठीक है। एक सिंगल या कॉर्पोरेशन काफी सारी वो रन करेगा तो जाहिर सी बात है उसी के अंडर कंट्रोल आ जाएगा, और एक सिंगल जब बड़ा बन जाएगा उसी के कंट्रोल में सारी चीजें होंगी तो फिर हमारे पास कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कितना ही लड़ लेंगे, जब वो एक बड़ी पावर में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास कंपटीशन कम होगा और उसका कंट्रोल ज्यादा होगा अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पोटेंशियली लिमिटिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ मीडिया वॉइसेस, ठीक है। अब अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो जिसका जो दिल चाहता है वो अपना पर्सपेक्टिव सामने रखता है, अपनी पब्लिक्स लाता है, अपने एंकर्स बिठाता है और अपना ही एक अनबायस ओपिनियन लेके चल रहा होता है। समटाइम्स ये होता है कि बायसनेस आपको कहीं ना कहीं शो हो रही होती है, तो ये एक इंडिविजुअल या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की एसेंस है। लेकिन अगर हम किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल, ऐसी एंटिटी आ जाती है सामने जिसके कंट्रोल में बहुत सारे चैनल्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसका ही फिर रोल होता है, पावर होती है, और फिर वो आपके कंपटीशन में या आपकी जो एक आवाज होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इज ट्रांसपेरेंसी इन मीडिया ओनरशिप इम्पोर्टेंट? ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है मीडिया ओनरशिप के अंदर? इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी है, ये इंश्योर कराती है अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि जब पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हाथ में होगी, को लगेगा कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट की हो या पब्लिक की या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो इजीली उसको चैलेंज कर सकता है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिवेंट करता है यानी कि बचाता है हमें कॉन्फ्लिक्ट से। अलाउ द पब्लिक टू अंडरस्टैंड हु कंट्रोल द इंफॉर्मेशन दे रिसीव, ठीक है। और यही चीज फिर क्या हमें आगे लेके चलती है कि आवाम को अंडरस्टैंड कराती है कि कौन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, हम रिसीव कर रही है। मीडिया ग्लोबलाइजेशन क्या है? लेसन 9 आ गया हमारे पास। व्हाट इज द मीडिया और ग्लोबलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसको समझ के जाइएगा कॉन्सेप्ट को। मीडिया ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ मीडिया इंडस्ट्रीज एंड क्रॉस द बॉर्डर। वर्ल्ड वाइड जो है वो इंटरकनेक्शन हो गया है इंडस्ट्रीज का, मीडिया इंडस्ट्रीज का और कंटेंट का भी। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो दुनिया में पाकिस्तानी एक्टर्स हर जगह जाके काम कर रहे हैं, उनमें भी लोग आके काम कर रहे हैं। सिमिलरली हमें दिखता है कि कंटेंट भी, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। सिर्फ नेशनल एक्टर या नेशनल लेवल पे काम नहीं हो रहा, बल्कि इंटरनेशनली भी उसको लेके जाया जा रहा है, चाहे फिर वो हमारी टीवी हो, टीवी ड्रामा की इंडस्ट्री हो, फिल्म्स की इंडस्ट्री हो या कोई और कंटेंट। हमारे पास है हाउ हैज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू मीडिया ग्लोबलाइजेशन। मीडिया ग्लोबलाइजेशन के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? तो पहले तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज फैसिलिटेटेड द मीडिया ग्लोबलाइजेशन। किस तरह से फैसिलिटेट करती है? बाय इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फौरन से फौरन आपको फीडबैक मिल रहा होता है, शेयरिंग हो रही होती है, इस तरह से कंटेंट शेयरिंग आ गई हमारे पास। एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन क्रॉस द ग्लोब, दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है इन्फॉर्मेशन आपको फौरन से मिल जाती है। इसको कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि फैसिलिटेट कर रही है आपको मीडिया का ग्लोबलाइज होने में। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ग्लोबलाइजेशन ऑन अ लोकल कल्चर? लोकल कल्चर में इस तरह से मीडिया ग्लोबलाइजेशन कैन लेड टू कंट्रोल ह्यूमोजेनाइज वेयर द लोकल कल्चर आर इन्फ्लुएंस्ड और ओवरशैडोड बाय द डोमिनेंट ग्लोबल मीडिया कंटेंट। अब इसमें क्या हुआ कि जब मीडिया का ग्लोबलाइज होना शुरू हुआ तो इसने क्या किया कि कल्चर को जो है वो ह्यूमोजेनाइज कर दिया, यानी कि ऐसे ये कह सकते हैं कि सिमिलर सा कर दिया या एक दूसरे में जम कर दिया, मिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो लोकल कल्चर है वो फिर इन्फ्लुएंस किससे होना शुरू हो गया या ओवरशैडो हो गया किसी भी डोमिनेंट कल्चर से या मीडिया कंटेंट से। अब अगर हम देखें समटाइम्स अब ये एरा चलते हुए आ रहे हैं, पिछले दिनों अगर हम देखें आज से कोई 5-10 साल पहले, तो मीडिया का जो ओवरऑल कल्चर था
या लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन था वो किस तरह से था हमारे पास बॉलीवुड ड्रामा या फिल्म से बड़े लोग इंस्पायर्ड थे, तो उनका कल्चर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता जा रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगर अब हम देखें तो बहुत सारे कोरियन ड्रामाज और इस तरह का जो कल्चर है, उनके बैंड का कल्चर है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें अब उस तरह का कल्चर यहाँ पे दिखता है कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी डोमिनेंट कल्चर या मीडिया कंटेंट हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हाउ डू ग्लोबल मीडिया कॉर्पोरेशन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है मीडिया कॉर्पोरेशन। इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, जब पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है मीडिया के थ्रू तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है हमारे पास पॉलिटिकल सिनेरियो में भी। फ्रेमिंग पॉलिटिकल इश्यूज को शो कराना मीडिया में आ जाता है। उसके अलावा प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास मेजरली न्यूज़ चैनल पे भी जितने न्यूज़ चैनल हैं आपको हर जगह टॉक शो नज़र आएगा, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है और पब्लिक के सामने शो किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी इन मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी का क्या रोल है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी प्ले अ की रोल इन मीडिया, किस तरह से इसको देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग न्यूज़ कंटेंट जब हमारे पास एजेंसी शो कराती है, रिपोर्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल एक मीडिया चैनल को ही देख लें तो उसने अपने जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स हर जगह भेजे हुए होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी भेजे हुए होते हैं। तो सिमिलरली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से काम करती हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जाके उसको फिर कवर करती हैं। व्हाट डज द मीडिया ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द इकोनॉमिक मार्केट को किस तरह से मीडिया ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द इकोनॉमिक मार्केट। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक मार्केट्स को हमारे पास इफेक्ट आता है बाय प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये है, जाहिर सी बात है, टैक्सेस आ गए, डिफरेंट हमारे पास कस्टम ड्यूटीज उनको पे करनी होती है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग ग्लोबल प्रोडक्ट, कोई वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है तो वो भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रहे हो या कोई प्रोडक्ट ग्लोबली एडवर्टाइज हो रही है, डेफिनेटली फिर आपको वो चीज़ मार्केट में लानी होती है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस किस तरह से करता है कंज्यूमर्स बिहेवियर को। ठीक है, अगर वो एज अ बायर देख रहा है, कंज्यूमर देख रहा है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को, उसके परसेप्शन को भी अफेक्ट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, लेसन 10 मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, हाउ द मीडिया चेंज द मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया टेक्नोलॉजी ने किस तरह से जो है वो मीडिया इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द मीडिया इंडस्ट्री, किस तरह से बाय इनेबलिंग कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हमारे पास किस तरह से डिफरेंट लेवल पे जाके चेंज होती जा रही है। इनिशियली अगर हम देखें तो फिर वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एक लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट क्रिएट हो रहा था, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमें शॉर्ट फॉर्म में भी कंटेंट इजीली मिल रहा है डिजिटल लेवल पे। इसी तरह से वेब सीरीज आ गई और डिफरेंट चीजें आती जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक एडवांसमेंट होती जा रही है, चेंजेस आती जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, कहीं पे भी इसको शेयर करें, कहीं पे भी कंज्यूम करें। सो ये भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का चेंज है, एज वेल एज इनहेंसिंग द इंटरएक्टिविटी विद द ऑडियंस एंगेजमेंट। ठीक है, कहीं की भी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक मीडिया टेक्नोलॉजी का चेंज है जो कि मीडिया इंडस्ट्री पे हुआ है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ट्रेडिशनल मीडिया, सोशल मीडिया ने किस तरह से ट्रेडिशनल मीडिया पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है। रप्टिंग ट्रेडिशनल मीडिया बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स फॉर न्यूज। अब हम न्यूज पे भी देख सकते हैं, पहले तो न्यूज चैनल्स को देखा जाता था और इनिशियली जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो न्यूज की जो कंजम्पशन होती थी वो एक न्यूज पेपर्स के थ्रू होती थी कि न्यूज पेपर लोग बाय करते थे, वहां से न्यूज उनको मिलती थी। उसके अलावा फिर जब टीवी का दौर आया तो टीवी पे हमने देखा कि बाकायदा तौर पर न्यूज चैनल्स लॉन्च किया गया, उसके साथ साथ न्यूज रिपोर्टिंग की गई, हर चीज़ जो है उसके रिलेटेड स्टार्ट की गई। और अब हम देख सकते हैं कि डिजिटली जो है वो बाकायदा तौर पे न्यूज़ के जो है हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे होते हैं। इस तरह से न्यूज़ के जो है वो डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे न्यूज़ आ रही होती है, रोज़ की अपडेट आ रही होती है। तो लोग अब न्यूज़ भी मोस्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। यूज़र जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, यानी कि उसको हम एक एज अ यूज़र ही जनरेट कर रहे हैं और रियल टाइम कम्युनिकेशन है। क्योंकि एक दौर था कि जब न्यूज़ पेपर सुबह में आता था तो बस सुबह में ही आता था, चाहे वो वाकया रात का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, लेकिन हमें नेक्स्ट डे ही न्यूज़ मिलती थी। इसी तरह से फिर जब न्यूज़ चैनल्स आ गए तो वहाँ पे रियल टाइम उस रिपोर्टिंग स्टार्ट की गई, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिले आता था। जाहिर सी बात है, उनको अलाइन करना, हर चीज़ करना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके ही बेहतर हुआ कि ऑन टाइम रियल टाइम रिपोर्टिंग की गई। इसी तरह से अब डिजिटल सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है और अब रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम शेयरिंग हो रही होती है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों में आप देख सकते हैं सिमिलरली ऐसे ही होता है। हाउ डज आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस द मीडिया प्रोडक्शन, AI ने किस तरह से मीडिया प्रोडक्शन को हिट किया है, इम्पैक्ट किया है। ऑटोमेटिक कंटेंट क्रिएशन इनहेंस द पर्सनलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी इनहेंस हो गई है इन अ वे, जिसका जो दिल चाहता है वो AI के थ्रू जो है वो अपने कंटेंट को, अपने क्राफ्ट को, अपने काम को पर्सनलाइज कर लेता है। इम्प्रूविंग द डाटा एनालिसिस फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और इसी वजह से फिर एनालाइज करके टारगेट एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डाटा इन मीडिया? बिग डाटा का क्या काम है मीडिया में? बिग डाटा प्ले अ रोल बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू आवर ऑडियंस बिहेवियर। ये क्या करता है? ऑडियंस के बिहेवियर को, उनकी प्रेफरेंस को, उनके ट्रेंड्स को शो करता है, यानी कि उनकी इनसाइट्स देता है, नॉलेज देता है, विच हेल्प्स इन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मार्केटिंग। तो ये चीज हमारी मार्केटिंग सिनेरियो में भी बहुत ज्यादा काम आती है। सिमिलरली अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें कि हमें इजीली पता लग जाता है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही, और किस तरह की स्ट्रेटजीज हमें बनानी होंगी, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, किस तरह से प्रमोशन करनी होगी। हर चीज़ इसके थ्रू ईजी हो गई है। हाउ हैज़ स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द टेलीविजन व्यूअरशिप? स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी ने किस तरह से टेलीविजन की व्यूअरशिप को अफेक्ट किया है? स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड द टेलीविजन व्यूअरशिप, किस तरह से? बाय अलाउइंग ऑन डिमांड एक्सेस टू कंटेंट। अगर हम देखें तो लोग मनपसंद अपने यूट्यूबर्स को स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो स्ट्रीम हर जगह हो रही होती है, चाहे वो स्पोर्ट की हो, चाहे वो कोई टेलीकास्ट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन डिमांड है, यानी कि एक एज अ यूज़र हम डिमांड कर रहे होते हैं और फिर हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। टेलीविजन पे ये होता था कि अगर या ओनर देंगे तो उसको टेलीकास्ट या स्ट्रीम किया जाता था, और नहीं तो नहीं, चाहे पब्लिक की डिमांड हो या नहीं। रिड्यूस द रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल्स। क्लियरली अगर कोई चीज स्ट्रीम होनी है तो जब तक मीडिया ओनरशिप चाहेगा उसको स्ट्रीम करेगा, जब चाहेगा स्ट्रीम करेगा, कि जिस डेट पे चाहेगा स्ट्रीम करेगा, और जब उसका दिल चाहेगा तो वो उसको बंद भी कर देता है। सिमिलर ऑन द अदर हैंड हमारे पास स्ट्रीमिंग जो है वो कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ हमारे पास यूजर की भी डिमांड पे होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द व्यूअर कंट्रोल, ठीक है, और इसने फिर इंक्रीज कर दिया है व्यूअर के कंट्रोल को, कि जब तक लोग देख रहे होते हैं, जब तक स्ट्रीम, अक्सर देखा होगा कि आपने, जब तक ऑडियंस वहाँ मौजूद होती है स्ट्रीम जारी रहती है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू मेंटेन द साइबर सिक्योरिटी इन मीडिया इंडस्ट्री? साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मीडिया इंडस्ट्री किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है? मेंटेनिंग द साइबर सिक्योरिटी इन द मीडिया इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव डाटा। सबसे बड़ा इसका ये काम है कि प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव डाटा, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स, और इंश्योर कराना कि डिजिटल कंटेंट जो है उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे। सिमिलरली लेसन 11 आ गया मीडिया ऑडियंस। व्हाट इज मीडिया ऑडियंस रिसर्च? मीडिया ऑडियंस रिसर्च हमारे पास क्या बताती है? स्टडी करना बिहेवियर्स को, प्रेफरेंस को, और डेमोग्राफिक ऑफ मीडिया कंज्यूमर्स, यानी कि किस एज से हैं ताल्लुक लोकेट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, हर चीज़ को देखना, ये हमारे पास ऑडियंस रिसर्च कहलाती है। और डू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑडियंस एंगेजमेंट? किस तरह से मेजर करती है? उसकी लाइकिंग, व्यूअरशिप को, रेटिंग को, सोशल मीडिया इंटरेक्शन को, वेबसाइट ट्रैफिक को, और टाइम स्पेंड ऑन कंटेंट, कितनी देर देख रही है, कब देख रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि कितने लोग उस वक्त बर वक्त मौजूद हैं, वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या कोई भी कंटेंट है उसको देख रहे हैं, कितनी रेटिंग आ रही है, कितनी जो है वो हमारे पास शेयरिंग हो रही है, लाइकिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मेजरमेंट में आ जाती हैं कि किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह की इंगेजमेंट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस डेमोग्राफिक इन मीडिया? अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस डेमोग्राफिक क्या है इज इम्पोर्टेंट फॉर टेलरिंग कंटेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स। वही वाली बात कि जब तक आपको नीड्स का, प्रेफरेंस का पता ही नहीं होगा ऑडियंस के, तो आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंटेंट जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। तो ये एक की है कि आपने जब तक मीडिया की डिमांड को, कंज्यूमर की डिमांड को, नीड को, प्रेफरेंस को नहीं समझेंगे, डेमोग्राफिक सोशियो स्टेटस को नहीं समझेंगे, बिहेवियर्स को, उनकी मेंटालिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप फिर चाहे वो मीडिया के रिलेटेड हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, आप नाकाम रहते हैं को मार्केट करने में, चीज को पहुंचाने में। हाउ ग्राफिक? साइकोग्राफिक में हम क्या करते हैं? ऑडियंस एटीट्यूड को देखते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, लाइफ स्टाइल को देखते हैं। जबकि डेमोग्राफिक, वाइल डेमोग्राफिक फोकसेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, कम, ये सारी चीजें जो है हमारे पास फिर डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं। व्हाट रोल डू फोकस ग्रुप प्ले? फोकस ग्रुप हमारे पास क्या रोल प्ले करता है मीडिया ऑडियंस रिसर्च में? फोकस ग्रुप प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंसाइट्स इनटू द ऑडियंस प्रेफरेंस, रिएक्शन, मीडिया कंटेंट थ्रू द गाइड डिसीजंस, ठीक है। उनके परसेप्शंस को, प्रेफरेंस को, रिएक्शन को बता देता है, हमें गाइड करता है। हाउ हैज द राइज
of digital media affected the audience measurement? किस तरह से जो है the rise of digital media has affected the audience measurement by providing more precise and real time data, analytical tool and tracking the technologies. तो ये सारे मेन काम होता है हमारे पास के ऑडियंस को मेजरमेंट में काम आता है. हाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेसन 12 मीडिया कंटेंट आर द मेन टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट्स. मेन टाइप क्या है मीडिया कंटेंट्स की? मेन टाइप है हमारे पास न्यूज़, जो कि एक पूरा वास्ट टॉपिक है. सिमिलरली इंटरटेनमेंट को लेके चलेंगे हम, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. एजुकेशनल, एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया कंटेंट, ये मेजर जो है हमारे पास इस फील्ड्स हैं, टाइप्स हैं जो कि हमारे पास मीडिया कंटेंट क्रिएशन में आ रही हैं. हाउ डज अ मीडिया क्रिएशन डिफर फ्रॉम मीडिया कंटेंट? कंटेंट क्रिएशन इन्वॉल्व द सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग कंटेंट. किसी कंटेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको सेलेक्ट करना या उसको ऑर्गेनाइज करना या उसको काइंड ऑफ रिक्रिएट करना क्रिएशन कहलाता है. जबकि मीडिया कंटेंट क्या होता है? कोई न्यू ओरिजिनल चीज़ को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, शो करना, वो हमारे पास मीडिया कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन मीडिया कंटेंट? स्टोरी टेलिंग क्या इंपॉर्टेंस रखती है मीडिया कंटेंट में? इट एंगेज ऑडियंस को एंगेज करना, कन्वे करना अपने मैसेज को और क्रिएट करना इमोशनल कनेक्शन. जब तक इमोशनल कनेक्शन हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू नहीं बनाते, हम कामयाब नहीं होते. हाउ डज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट इम्पैक्ट द मीडिया? हाउ यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है मीडिया को इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, क्या असर डालता है? ने क्या किया है? इंक्रीज कर दिया है ऑडियंस के पार्टिसिपेशन को, डाइवर्सिफाई कर दिया है कंटेंट की सोर्स को, एनहांस कर दिया है ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को. व्हाट इज द रोल ऑफ एडिटर इन मीडिया कंटेंट प्रोडक्शन? एडिटर का क्या रोल है हमारे पास? रिव्यू करना, रिफाइन करना, इंश्योर करना क्वालिटी को, एक्यूरेसी देना, कोहेरेंस ऑफ कंटेंट बिफोर द पब्लिकेशन. ठीक है, ये सारे काम एडिटर के जिम्मे आते हैं. हाउ डज अ मीडिया कंटेंट रिफ्लेक्ट वैल्यूज, नॉर्म्स? सोसाइटिकल नॉर्म्स और वैल्यूज को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? तो ये क्या करता है? मीडिया कंटेंट रिफ्लेक्ट सोसाइटिकल वैल्यूज, नॉर्म्स बाय पोर्ट्रेइंग कल्चर नैरेटिव. कल्चरल नैरेटिव को पोर्ट्रे करना, शो करना, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक परसेप्शन, और वही चीज़ फिर इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक के परसेप्शंस को बनाने में. शेपिंग द सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, और फिर यही चीज़ जो है वो शेप करती है किसी भी सोशल एटीट्यूड और बिहेवियर्स को करती है. लेसन 13 आ गया पब्लिक रिलेशन. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन का प्राइमरी गोल क्या है? पब्लिक रिलेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज या रेपुटेशन को शो करते रहना PR कहलाता है, यानी कि पब्लिक रिलेशंस में आता है. व्हाट आर द मेन टूल्स यूज इन PR कैंपेन्स? PR कैंपेन्स का मेन टूल क्या है? रिलीजेस है. आपने देखा होगा डिफरेंट प्रेस रिलीज जो है वो दी जाती हैं मीडिया को, उसके अलावा और भी जगहों पे शो की जाती हैं. मीडिया किट्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सोशल मीडिया और इवेंट्स आ गए. ये सारी चीज़ें जो है वो PR कैंपेन का हिस्सा होती हैं. हाउ डज अ PR डिफर फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट? अब PR जो है किस तरह से डिफरेंस रखती है एडवर्टाइजिंग से? ये बहुत मेन सवाल है और ये लॉन्ग में भी आता है, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है. फिर वो चाहे लॉन्ग में आए, MCQs में आए या शॉर्ट में, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लिख लेंगे. PR फोकसेस बिल्ड रिलेशन मैनेजिंग रेपुटेशन थ्रू द अनपेड और अर्न मीडिया. ठीक है, अब PR की जो बेसिकली काम है वो क्या है कि बिल्ड करना ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे, रेपुटेशन को शो करे, वो चाहे अनपेड हो या कोई पेड प्रमोशन. ठीक है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में हमेशा 110% क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट में प्रमोशंस की जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ क्राइसिस मैनेजमेंट इन PR? क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है PR में? तो क्राइसिस मैनेजमेंट इन PR इन्वॉल्व्स हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिचुएशन. कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करना, या कोई इवेंट आ जाता है इस तरह का, उसको हैंडल करना दैट कुड हार्म ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन. कोई भी ऐसा इवेंट, इंसिडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो, हार्म पहुंचाए या नेगेटिव आपकी रेपुटेशन दे, उसको डील करना. इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू मेडिटेट द इम्पैक्ट, उस चीज़ को हम जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोक पर्सन? स्पोक पर्सन का क्या काम है? रोल ऑफ स्पोक पर्सन इज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेट की मैसेज, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नैरेटिव है, इम्पैक्ट है, गोल है, वो सब कुछ कम्युनिकेट करना, रिस्पॉन्ड करना मीडिया को, उसकी क्वेरीज को, बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारे पास जो है वो स्पोक पर्सन का काम आ गया. उसके अलावा हाउ डज अ PR कंट्रीब्यूट द ब्रांड बिल्डिंग? ब्रांड बिल्डिंग के लिए PR हमारे पास किस तरह से काम करते हैं? PR contribute to brand building by creating positive publicity के लिए. उसके अलावा enhance करते हैं ब्रांड की credibility को, यानी कि उसकी
ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। फॉस्टरिंग रिलेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक्स, ठीक है। इसी तरह से लेसन गया एडवर्टाइजमेंट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने का क्या पर्पस होता है? प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया जो आप दे रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, और लोग उससे फिर इन्फ्लुएंस हो जाए, उनके बिहेवियर से वो शो हो कि वो उस चीज़ को खरीदने में या उस सर्विस को लेने पे या उस आइडिया से इम्प्रेस हो गए हैं। ये आपकी कामयाबी है एडवर्टाइजमेंट की। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट? मीडिया में हमारे पास जो है वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट की जाती है? टेलीविजन भी की जाती है के थ्रू, डिफरेंट प्रमोशंस के थ्रू, रेडियो, प्रिंट मीडिया में हमारे पास जो है वो न्यूज़ और मैगजीन्स के थ्रू की जाती है, और अब हमारे पास एक और क्या चीज़ आ गई है, ऑनलाइन भी की जाती है, यानी कि सोशल मीडिया पे की जाती है, वेबसाइट्स पे की जाती है। इसी तरह से आउटडोर में हमारे पास बिलबोर्ड और ट्रांजिट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। उसके अलावा हाउ डज द टारगेट ऑडियंस एनालाइज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजीज। हमारे पास क्या आ गया? टारगेट एनालाइजेशन, क्यों किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए हैं एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजीज से। आइडेंटिफाई द डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंस देखना, बिहेवियर्स देखना, पोटेंशियल कस्टमर्स देखना कि प्रोडक्ट को अवेल करें, आपकी सर्विस को लेने को तैयार हो। अलाउइंग फॉर टेलर्ड एंड इफेक्टिव कैंपेन्स, ये एक निशानी होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आए तो आप कर लें। इसमें डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है, इसीलिए ये शॉर्ट में आपको दिया गया है। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जिसमें आप जनरेट करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स या सेल या कोई भी चीज़ जो है वो आप डायरेक्टली उसको प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में हमारे पास फोकसेस ऑन द बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर के रिलेशन को ओवर द टाइम उसको बिल्ड करना, ये हमारे पास इनडायरेक्ट आ जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एडवर्टाइजमेंट में? हमारे पास क्रिएटिविटी का क्या रोल है? क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजमेंट इज़ अ क्रूशल ऑफ कैप्चरिंग अटेंशन, इंगेज करना ऑडियंस को, डिफ्रेंशिएट करना दूसरी ब्रांड से और डिलीवर करना एक मेमोरेबल मैसेज, ये हमारी क्रिएटिविटी है आ जाती है। व्हाट इज़ द एथिकल कंसिडरेशन फॉर इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है कि ट्रस्टवर्दी हो, अवॉइड मिसलीडिंग क्लेम, झूठे जो है वो दावे नहीं करने चाहिए, सच है वही दिखाना चाहिए, वही शो करना चाहिए, वही बताना चाहिए। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी एंड नॉट एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबल ऑडियंस, ठीक है। तो ये इसकी कीज़ आ गई। लेसन 15 है मीडिया लॉ एंड रेगुलेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मीडिया लॉ? मीडिया का जो लॉ है वो उसका प्राइमरी पर्पस बेसिकली है क्या? मीडिया लॉ इज़ अ कंट्रोल एंड रेगुलेट मीडिया कंटेंट टू इंश्योर इट एडहेरेंस टू लीगल एथिकल स्टैंडर्ड्स। कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवा सके, रेगुलेट करा सके मीडिया के अंदर कंटेंट के रिलेटेड, ये हमारे पास मीडिया लॉ आ जाता है। विच प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो ये हमारे पास हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को किया गया था। व्हाट इज लेबल? क्या है हमारे पास? व्हाट इज लेबल? इज रिटन दैट हार्म इंडिविजुअल रेपुटेशन, या कोई गलत स्टेटमेंट पब्लिश कर देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या काम है? ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इज इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी शो करना। व्हाट डज द शील्ड लॉ रेफर्स टू? शील्ड लॉ क्या है? शील्ड लॉ हमारे पास क्या है? प्रोटेक्ट द जर्नलिस्ट फ्रॉम द बीइंग कंपाइल्ड टू रिवील द सोर्सेस। तो ये हमारे पास एक शील्ड लॉ कहलाता है कि जिसके अंदर आप रह के अपनी सोर्सेस को जो है वो रिवील कर सकते हैं। व्हाट इज द मीडिया सेंसरशिप? मीडिया की सेंसरशिप क्या है? सुपरविजन एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पीच, पब्लिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दैट मे कंसिडर ऑब्जेक्टिबल, हार्मफुल या सेंसिटिव। कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा वर्ड जो कि हमारे मुआशरे के लिए हार्मफुल हो, सेंसिटिव हो, उस चीज़ को फिर रोक देने को या इस तरह का इदारा जो है वो हमारे पास सेंसरशिप कहलाती है। हर मुल्क की हर जगह की अलग होती है, क्योंकि किसी माशरे में कोई चीज़ हार्मफुल होती है और कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ कोई कंटेंट ऑब्जेक्टिबल होता है, कुछ नहीं होता, तो इसलिए हर जगह की अलग अलग होती हैं। ये थे आज के हमारे पास क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको इसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, हेल्प किया होगा। उसके अलावा जितने भी रिलेटेड न्यू कोर्सेज़ हैं वो आपके पास लिस्ट
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपने डिफरेंट कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। और डे बाय डे ये अपडेट होती जा रही है, तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट मिलेगा। इंशाल्लाह हम हर चीज़ को समझ के पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाएं। यहाँ पे हम वही चीज़ कवर करते हैं जो हमारे पास एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट समझी जाती है और पास पेपर्स में आ चुकी होती है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।